एक बड़ा मुद्दा विश्व स्तर पर आ गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इशू ये बना हुआ है। इशू आप सब जानते भी होंगे। इशू क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि ईरानी जनरल जिनका नाम है कासिम सुलेमानी, उन्हें एक ड्रोन अटैक में अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। नेचुरली यूपीएससी के लिए ये खबर नहीं बनती। यूपीएससी के लिए क्या खबरें बनती हैं वो भी बताएंगे। जनरल डिबेट डिस्कशंस में आपके पास क्या कंटेंट होने चाहिए हम वो भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स, एमसीक्यूज़ और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। इसे जियोपॉलिटिक्स के साथ जोड़ के देखेंगे। आज के लेक्चर में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक एनालिसिस इसका होगा। विश्व स्तर पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आए हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में, फोकस हमारा इस बात पे रहेगा। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है ईरान की इंडिया के लिए और इंडिया की ईरान के लिए, जिसकी वजह से लगातार दोनों एक दूसरे का साथ भी नहीं देते, फिर भी कभी रिश्ते बिगड़े नहीं। इसमें पाकिस्तान और वेस्ट एशियन ब्लॉक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ये समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों इंडिया की तवज्जो पे यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया इतना बढ़ता चला जा रहा है और क्यों इसका सीधा असर पड़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, ये भी समझने के प्रयास करेंगे। हम हर बारीक सवाल का जवाब देंगे और इसे कई मल्टी फेसेटेड वे में एनालिसिस करेंगे। इंडिया ईरान रिलेशन, ईरान अमेरिका रिलेशन, हर चीज़ की गहराई में जानेंगे। कुछ बहुत से स्टेटमेंट्स हैं अमेरिका के जिनका डीप एनालिसिस भी करेंगे कि क्या वाकई में ईरान इस वेस्ट एशिया रीजन में और मिडल ईस्ट में एक सही मायने में थ्रेट है या फिर अमेरिका के सारे स्टेटमेंट सब्सटेंसलेस हैं। क्या सऊदी अरेबिया बड़ा थ्रेट है या फिर ईरान एक बड़ा थ्रेट है, हम इनको भी चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और ये बड़ी बात है। दिन की शुरुआत इस बात से हुई, कल सबने दिन में ये सुना कि अमेरिका जिम्मेदारी लेता है इस हमले की। आज दिन तक ऐसी स्टेटमेंट आपने आतंकवादी संगठनों के विषय में सुनी होंगी। वो किसी पर भी आक्रमण करके या मार करके उस हमले की जिम्मेवारी ले लेते थे। इस बार जिम्मेदारी एक देश लेता है। देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमले में मारा कौन गया है? पहले हमले में मारे जाते थे सिविलियन, मारे जाते थे या सेना मारी जाती थी। इस बार जिस अटैक की जिम्मेवारी ली है उसमें मारा एक जनरल गया है। जनरल का नाम कासिम सुलेमानी है। जिसको मारा है अमेरिका कहता है आतंकवादी था, लेकिन जो देश है, जिस देश का जनरल है, वो ये कहते हैं कि ये वो है जो आतंकवादियों को मार रहा था। ये पिछले 4 साल से अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला करके सीरिया में और बाकी इलाकों में ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट सीरिया को ख़त्म कर रहा था। ऐसे में अमेरिका ने एक आतंकवादी को मारा है या आतंकवाद को ख़त्म करने वाले एक सेना नायक को मारा है, ये भी एक सवाल बनता है। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ईरान का और हर किसी का पक्ष रखेंगे। सारे घटनाक्रम को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए आपके सामने पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दें, स्थापित कर दें ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। शुरुआत करते हैं। नाम है, ईरान में जब इंग्लिश में नाम लिखे जाते हैं थोड़े अलग हो जाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बनाते हैं। ओके, तो यू और ओ का फ़र्क रहता है हमेशा, ई का भी फ़र्क रहता है। तो वैसे कासिम में आई या डबल ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कासिम होगा, इट्स कासिम। ओके, तो एक सिंगल ई आएगा। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, तो ये इस तरह से हैं। और सुलेमानी में भी ऊ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुलेमानी होगा। ओके, तो कासिम सुलेमानी इनका नाम है। ये कौन है? ईरानी जनरल। ये थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट हो गया जब मैंने ईरानी जनरल कहता हूँ, थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिका किसी भी हाल में या वर्ल्ड की कोई भी बड़ी पावर किसी भी हाल में किसी देश की सही मायने में जो उनकी सेना है उसके कमांडर को इस तरह से घुस के नहीं मार सकता, क्योंकि ये इमीडिएटली युद्ध का आधार बन जाएगा। आप इमीडिएटली युद्ध शुरू करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आपके देश के सेना में अगर आपकी नेवी है, नेवी का एडमिरल है, आपकी एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल है और आपकी आर्मी में जनरल हैं, ये इंडिया के मेन 3 सेनाएं हैं और उनके मेन चीफ के नाम मैंने बताए, उनकी डेजिग्नेशन बताई। ऐसा नहीं है कि अमेरिका घुस करके अपने ड्रोन से इनको मार देगा, क्योंकि सीधा सीधा विश्व स्तर पर एक तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यूनाइटेड कम्युनिटीज़ जो हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ इसकी परमिशन नहीं देंगी, और दूसरा ये आधार बनेगा युद्ध का। तो फिर अमेरिका ने किस को मारा है और अमेरिका ने क्या रीज़न दिया है? देखिए, जब आप बात ईरान की करते हैं, ईरान में 2 तरह का सिस्टम ऑफ डिफेंस है। एक उनका नॉर्मल डिफेंस सिस्टम है जिसके कमांडर हैं और वो कमांडर एज इट इज़ इंटैक्ट हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, उस कमांडर को किसी ने नहीं मारा, ये उनका डिफेंस अपरेटस है। आई बात समझ में? जो दूसरा डिफेंस सिस्टम है जिसकी बात हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स,
ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। इसके जो जनरल हैं वो जनरल भी समझने पड़ेंगे कि किसके जनरल हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। इसे आप कंफ्यूज ना करें कि आपके देश की NIA की तरह है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसे आप कंफ्यूज ना करें कि ये देश की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जैसे हैं, CAPF। इसे कंफ्यूज ना करें कि ये NSG की तरह है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हमारे देश में Z+ ZY सिक्योरिटीज़ तक के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अपने आप में एक पूरा ब्लॉक है डिफेंस का, जिसके अंदर कई अलग अलग टुकड़ियां सेना की आती हैं और कई अलग डायमेंशंस की सेनाएं आती हैं। जैसे इसके अंदर आपको गार्ड्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको ग्राउंड फोर्स मिलेगी, इसके अंदर आपको एरो फोर्स मिलेगी, इसी के अंदर आपको नेवी मिलेगी, इसी के अंदर आपको कुड्स मिलेगी और इसी के अंदर आपको मिलेगी बैजिस फोर्स। ये सारी अलग अलग सेनाएं इसके अंदर आपको मिलेंगी और इसमें से हम जिनकी बात कर रहे हैं वो इस कुड्स फोर्स के जनरल हैं। वो जनरल किसके हैं? कुड्स फोर्स के। और ये जनरल हैं जनरल सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी। ओके, तो वो पहले तो ईरान का जो डिफेंस एक हम समझते हैं उसके कमांडर अभी भी इंटैक्ट हैं, उनको नहीं मारा गया है। ये वहाँ का जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है जो 1979 में ईरान में हुए रेवोल्यूशन के बाद जितने भी सिस्टम डेवलप हुए उन सिस्टम को प्रिजर्व करने और आगे कंटिन्यूस रखने के लिए बनाया गया कॉर्प्स है। उसके अंदर आते हैं गार्ड्स, ग्राउंड फोर्स, एरो फोर्स, नेवी, कुड्स और बाजिस। इसमें से जो कुड्स हैं, कुड्स के जो जनरल हैं वो कौन है? कासिम सुलेमानी। कुड्स क्या है? कुड्स एक पर्शियन वर्ड है, यानी कि एक फारसी शब्द है और इसका मतलब क्या होता है? जेरूसलम। कुड्स का मीनिंग क्या है? जेरूसलम। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि कुड्स का अल्टीमेट टारगेट क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम कहाँ है? आज के इज़राइल। जेरूसलम क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 धर्मों का इंपॉर्टेंट केंद्र है, क्रिश्चियनिटी का, ज्यूइश और इस्लाम। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थान है और उसी को लेकर के बड़ी फाइट है। यहाँ पर जेरूसलम का अर्थ है पैलेस्तीन। वो पैलेस्तीन जो कभी पैलेस्तीन था आज वो इज़राइल हो गया है। जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ ये दिखा देते हैं। जब आप जूम कर देंगे अभी सुखनिदान, जब आप इस एशिया रीजन की बात करते हैं, इसमें हमें वेस्ट एशिया की बात करनी है, इसे कई बार मिडल ईस्ट भी कहते हैं। देखिए भारत, पाकिस्तान और ये आ गया ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान और इसकी करेंसी रियाल। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए ईरान के पास इराक और ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा यमन, ये ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत। छोटे छोटे यहाँ पर मुल्क हैं और ये जो पानी का आकार ये इस तरह से है तो इसे गल्फ़ कहेंगे, ये बड़ा है तो इसे बे कहेंगे। बालों में लगाने वाला हेयर बैंड है तो बे है और अगर वो सुई है तो गल्फ़ है। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है लेकिन ये बे ऑफ अरेबियन सी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके 2 आउटलेट्स हैं ना। ये सिंपल अरेबियन सी है लेकिन इसका कोई आउटलेट नहीं है ना, तो ये बड़ा है, बे ऑफ बंगाल हो गया। ये छोटे छोटे हैं, ये गल्फ़ हो गए। तो इस तरह से ये गल्फ़ है। कौन सी गल्फ़ है? ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया है। क्यों पर्शिया है? ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। क्यों? यहाँ पे पर्शियंस होते थे। आप सब जानते हैं पर्शियंस और ग्रीक्स की लड़ाई। आप सब ने देखे स्पार्टा के वॉर्स। 300 मूवीज़ किसने नहीं देखी होगी? देखी होगी। उसमें स्पार्टन्स किससे लड़ते हैं? किंग लियोनार्डस किससे फाइट करता है? ज़क्सियस। ज़क्सियस कौन था? पर्शियन शासक था। वो पर्शियंस जो पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम लाने के बाद ईरान से खदेड़ दिए गए, क्योंकि फिर इस्लाम का कंट्रोल हो गया पर्शिया पे, यानी कि ईरान पे, और वो पारसी भाग के कहाँ आए? भारत। और आज वो कहाँ मिलते हैं? भारत में गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में। और यहाँ का एक व्यापारी अच्छा वर्ग है और उन्हीं पारसियों से निकलते हैं एक पारसी जमशेदजी टाटा, जो आपको टाटा देते हैं। रतन टाटा आपके सामने हैं, साइरस मिस्त्री आपके सामने हैं, नैश वाडिया भी आप जानते हैं, IPL की टीम किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा। तो कुल मिलाकर के ये सारा सिस्टम है। ओके, तो कभी ये ईरान का पुराना नाम होता था पर्सिया, जिसे कहते थे फारस। कल्चरल रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहीं से कल्चर जन्मा ईरानी, जिससे जन्मी फारसी भाषा, और फारसी भाषा के भारत के कल्चर में एक बड़ा योगदान माना गया है। आई बात समझ में? इसलिए कई बार मजाक में लोग कह देते हैं कि बात समझ नहीं आई, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? तो इस गल्फ़ को कहा पर्शियन गल्फ़, और इस पर्शियन गल्फ़ के अराउंड ये जो कंट्री है हम कहते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़।
और इसमें अब और वेस्ट जाइए इराक के बाद देखिए सीरिया, यहाँ पे तुर्की, यहाँ पे छोटे छोटे मुल्क हैं जो दिख नहीं पा रहे हैं। जब आप घर जाके एटलस पे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लेबनान आ जाता है जिसकी राजधानी बैरूत है, यहीं पर इजराइल आ जाता है, और यहाँ पर देखिए जॉर्डन है। ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है, इसे मैं मेडिटेरेनियन सी का ईस्ट कोस्ट कहता हूँ, और इसे मैं वेस्ट एशिया का वेस्ट कोस्ट भी कह सकता हूँ, वेस्टर्न रीजन। ओके, ये मैंने कंट्रीज दिखा दी और ये मैंने इलाका स्थापित कर दिया। आई बात समझ में? चलिए हम चीज़ों को फिर से समझना शुरू करते हैं। तो जेरूसलम यानी कि ये इलाका जो आज इज़राइल के पास है, जिसे एक समय में पैलेस्तीन कहा जाता था, ये चाहिए इन्हें वापस, और यहीं से सारी कहानी आपको समझा देंगे। ओके, चलिए इसे अब हम डिलीट कर देते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको यहाँ से लग सकता है कि 2019 में इन्हें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिलिट्री प्रोवाइड किया गया, जिसका टाइटल कौन सा होता है? जुल्फ़िकार। इन्हें कौन सा ऑर्डर से नवाजा गया? जुल्फ़िकार। तो इन्हें ईरान के कल्चर में और वर्ल्ड लेवल पे जनरल जुल्फ़िकार भी कहते हैं, जबकि इनका नाम जुल्फ़िकार नहीं है, नाम इनका कासिम सुलेमानी है, लेकिन जुल्फ़िकार द हाईएस्ट मिलिट्री ऑर्डर इन ईरान है। इन्हें उस टैग से नवाजा गया है। 2017 में वहाँ के लोगों ने सड़कों पर धरना दे करके रैलियाँ निकाल के इनके समर्थन में इन्हें कहा कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। तो ये प्रेसिडेंट के चुनाव तक के लिए भी चुने गए एक इंसान हैं जिनके बारे में माना जाता था कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। हसन रूहानी इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और द सुप्रीम लीडर जो इस समय ईरान के हैं उनका नाम है आयतुल्ला अली ख़ोमेनी। ये आयतुल्ला और ख़ोमेनी वर्ड याद रखिएगा, बस बीच के नाम बदलते रहते हैं, बीच में कभी रोहुल्ला होगा और कभी अली होगा। रोहुल्ला से अली तक की सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ओके, चलिए अब हम चीज़ों को समझते हैं, उसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। मैंने बताया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प भी कहते हैं। तो सवाल खड़ा होता है ये रेवोल्यूशन क्या है भाई? हमने रशियन रेवोल्यूशन सुना है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना, हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन सुना, ये ईरानी रेवोल्यूशन भी था क्या? बिल्कुल था। कब हुआ था? ये 1979 में हुआ था। कोई महीना भी पूछ ले दीवानगी में तो अप्रैल बता देना, हालांकि इतना बारीक कोई पूछेगा नहीं। 1979 में हुआ। क्यों हुआ ये इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में? चलिए पीछे चलते हैं। ईरान की पीछे की कहानी नहीं समझेंगे तो यूएस क्यों आया, ब्रिटेन क्यों आया, रशिया क्यों आया, कभी समझ ही नहीं आएगा, और खबर समझने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं। रटी रटाई चीज़ें बोलते रह जाएंगे, यूपीएससी लेवल के जवाब तलब नहीं हो पाएगा। चलिए आंसर करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब भारत में मुग़लों का शासन था तो हुमायूं भाग के कहाँ गया था? किसके दरबार में शरण मिली थी? ईरान के शाहों के दरबार में। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी 1526 में बाबर ने। 1526 को हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने दिल्ली की सत्ता पे खुद को काबिज कर दिया। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर आया हुमायूं, और उसके लगातार युद्ध लड़ते रहे भारत में ही रह रहे अफ़गानों से। अफ़गानों में एक प्रखर योद्धा था उस समय जिसका नाम था शेरशाह सूरी, और उसने चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हरा दिया किसको? हुमायूं को। चौसा कन्नौज हारने के बाद राजस्थान होते हुए सीधे चले गए कहाँ? ईरान। ईरान के शाहों ने शरण दी। ईरान के शाहों के पास शरण पाने के बाद थोड़े समय के बाद सेना इकट्ठी करने के बाद फिर से ईरान से शुरू हुए और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से होते वापस इंडिया एंटर हुए और वापस से इंडिया कंट्रोल किया, लेकिन थोड़े ही समय में सीढ़ियों से गिर करके ख़त्म हो गए, और यहाँ पर अकबर सत्ता में आता है। आई बात समझ में? तो ईरान के शाहों का और भारत का सांस्कृतिक संबंध तो बहुत पुराना है, सिर्फ मुग़लों नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़माने की बातें भी हैं। शाहों का जिक्र मैंने क्यों किया? शाहों के बाद इस तरह के शाह और मुगलिया शासकों के रिश्ते चलते रहे, मुग़ल रूलर और शाहों के बीच संबंध चलते रहे। समय आगे बढ़ा और आप जानते हैं कि मुग़ल शाहों के लिए भारत इतना ज़रूरी था कि जब भी क्राइसिस आ जाता था ईरान में, भारत की तरफ देखते थे। और 1739 नादिर शाह के आक्रमण, नादिर शाह 1739 में भारत आया, कोहिनूर भी ले गया, धन भी ले गया, 18,000 औरतें भी ले गया, ऐसा कहा जाता है। उसी के जर्नैल आगे आप सब जानते हैं अहमद शाह अब्दाली, कोई कहता है 5, कोई कहता है 6 बार भारत आया है, रेड करके गया है और भारत से धन लूटा है। और अभी फिल्म रिलीज़ भी हुई थी, आपको पता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके पास होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और हार जाते हैं मराठा।
इसलिए कहते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध बड़ा डिसीजिव युद्ध था और अंग्रेज सत्ता पे आते हैं, क्योंकि मराठा मेन कंटेंडर थे अंग्रेज़ों के, मराठा ही हार गए तो फिर कौन गद्दी पर आएगा। तो आपको पता लग गया होगा ईरान में शाहों का शासन है, शासन चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। 1905 के अराउंड 1901 से मुहिम शुरू होती है। ईरान के लोग अपने लिए अधिकार मांगते हैं, वो कहते हैं हमें अधिकार चाहिए। ये वो समय है जब वर्ल्ड लेवल पर अधिकार मांगने की मुहिम चल रही थी। आप जानते हैं 1905 में रशिया में भी क्रांति हुई थी। 1901 में जब ईरान के लोगों ने कहा हमें अधिकार चाहिए, तो ईरान के शासकों ने क्या किया, उन्होंने 1905-6 के अराउंड संविधान बना दिया और मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में जानना चाहते हैं तो आज जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अगर हम बात जापान की करते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन वहाँ मोनार्की बिल्कुल अलग है। वहाँ पे सारी ताकत पार्लियामेंट और चुने हुए नेता के पास है, मोनार्की के पास नहीं, ठीक ब्रिटेन की तरह। लेकिन अगर आप आज जॉर्डन जाते हैं या फिर सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ पर मोनार्क सर्वे सर्वा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसकी इच्छा पे ही बना है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एक मिनिस्ट्री, एक काउंसिल और एक पार्लियामेंट बनी है। जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन कर दे, जिसको चाहे चुनाव लड़ने के अधिकार दे दें, जिसको चाहे ना दे। तो आज भी मोनार्क यानी कि सम्राट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मजबूत है। सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेटिक लोगों का प्रेशर ना बने, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसके तहत अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बना रखा है। 1905-6 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना ली गई। इसे उस समय की ईरानियन पार्लियामेंट कहते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, चलता रहा। ईरान के ये 7 शासक चलते रहे, जिन्हें हम कजर डायनेस्टी कहते हैं। 1925 में परिवर्तन आ गया। 1925 में सेना के जनरल यानी कि उस समय के जर्नैल के द्वारा, जिसका नाम क्या था, रज़ा खान, जिनका नाम क्या था, रज़ा खान। रज़ा खान के द्वारा उस समय के कजर शासकों को गद्दी से उतार दिया गया और अपनी सत्ता बना ली गई और आगे जाकर के वो कहलाए रज़ा शाह पहलवी। तो पहलवी डायनेस्टी आई गद्दी पर। तो 1925 के दौरान ईरान में कौन सी डायनेस्टी आई, पहलवी। और पहलवी डायनेस्टी जब एक बार आ गई तो उसके बाद ये क्या कहलाए, रज़ा शाह पहलवी। रज़ा शाह पहलवी चलते रहे। 1941 में इनके बेटे गद्दी पर आए और वो कौन थे, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। तो रज़ा शाह पहलवी अलग है और मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी अलग है। तो मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, ये नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी। समय कौन सा है, 1941। जब मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी गद्दी पर आए तो किस तरह के समीकरण ईरान में बने, अब हम उन्हें समझाते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रज़ा शाह पहलवी 1925 में तख्ता पलट कैसे कर पाए, क्यों हो गया ये? चलिए कहानी को समझते हैं। यहीं से तो सारी कहानी शुरू हो जाती है। देखिए 1905 ऑनवर्ड्स ये वो दौर था जब इस पूरे के पूरे रीजन में एक नया कंसेप्ट तेज़ी से आगे बढ़ने की शुरुआत की तरफ था। वो क्या था, सोशलिज्म, समाजवाद। अब तक का यूरोप वो यूरोप था जो अपने कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के दम पर पूरे विश्व पे शासन कर रहा था, पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा था। पूंजीवाद मतलब आसान भाषा में कि आप इतना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करिए और उसके लिए आपको खर्चे इनपुट मिनिमम करने हैं। तो आप लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे, कोई वर्किंग डेज उनके, कोई लीव्स नहीं हुआ करती थी, कोई वर्किंग कंडीशन नहीं हुआ करती थी और दुगना काम और आधी कीमत देते थे। इस तरह से कैपिटलिज्म यानी कि कुछ ही लोगों के पास सारी वेल्थ कंसंट्रेट हो गई, वो पूंजीवादी हो गए। समय आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने ये कहा कि इन सारे रिसोर्सेज पे देश के सभी लोगों का अधिकार, ये समाजवाद हो गया। इसे नेशनलाइजेशन कहते हैं या राष्ट्रीयकरण कहते हैं संसाधनों का। अब हो ये रहा था कि ये वो पीरियड था जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे भी रूल कर रहे हैं और तब पाकिस्तान तो होता ही नहीं था। 1905, 10, 15, 20 का दौर, और ये पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में भी ब्रिटिशर्स के बहुत बड़े बड़े स्टेक हैं। अब हुआ क्या, मेन कंटेंडर जो है वो लंबे समय से रशिया और ब्रिटेन के बीच में वॉर चल रही है। रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ब्रिटेन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। ऐसे में हुआ क्या, ब्रिटेन ये चाहता था कि किसी भी कंडीशन पर रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ना चाहिए ईरान के रीजन में, इसे काउंटर करना है। और उसे काउंटर करने के लिए उस समय के आर्मी जर्नैल को समर्थन किया ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन के समर्थन के साथ उस समय के आर्मी जर्नैल ने उस समय के शाहों को उपदस्थ किया और गद्दी पर खुद बैठा।
आई बात समझ में। और ब्रिटेन के इस कार्यक्रम में ब्रिटेन का साथ दिया यूएसए ने। यूएसए ने इस कार्यक्रम में ब्रिटेन का साथ क्यों दिया? ब्रिटेन को तो इस बात की चिंता थी कि भाई मेरी कॉलोनीज को कैप्चर कर जाएगा रशिया, लेकिन अमेरिका को इस बात की चिंता थी कि कैपिटलिज्म पे कहीं सोशलिज्म भारी ना पड़ जाए, और अगर सोशलिस्ट ब्लॉक भारी पड़ गया तो हमारा कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। तो यूएसए इस बात से कूद गया ब्रिटेन के साथ। दोनों ने मिलकर 1925 में तख्ता पलट करा दिया। इसे कूप कहते हैं, कू हो गया। कू डिटैट, ओके, तख्ता पलट कर देना। चलिए, तख्ता पलट क्यों कराया गया? सवाल ये पैदा होता है, इतना इंटरेस्ट क्या था ब्रिटेन को जो इतनी दीवानगी आ गई? इसके लिए आना पड़ेगा 1901 में। 1901 में एक कंपनी बनी जिस कंपनी का नाम था एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान बड़े लेवल पर ऑयल रिजर्व की कंट्री के तौर पे जाना जाता है। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के पास पूरी जिम्मेदारी थी कि सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट भी यही करती थी और सेल भी यही करती थी। तो प्रोडक्शन सेल दोनों इनके हाथ में था। समय आगे बदलता है, 1931 में इसी कंपनी का नाम बदलेगा, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी पे ब्रिटेन अपना अधिकार खो देता अगर सोशलिज्म का प्रभाव वहाँ तक आता, रशिया का प्रभाव वहाँ तक आता और चीज़ें नेशनलाइज हो जाती। तो अपनी कॉलोनीज़ पे अपना कंसेप्ट लूज़ कर देता और आने वाले दुनिया का मेन आधार, जैसे 1760 के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जनक अगर कोयला था और जिसका कोल पे कंट्रोल था, उसका पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल था, तो 1920-30 ऑनवर्ड पूरी दुनिया का कंट्रोल उसके पास है जिसके पास क्रूड का कंट्रोल है। यानी कि ये रेवोल्यूशन जो अब आने वाला है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में, वो सारा एनर्जी बेस्ड है और एनर्जी का सोर्स मेनली पेट्रोलियम और क्रूड सोर्सेस हैं। तो ये तो छोड़ ही नहीं सकता था ब्रिटेन। अब अल्टीमेटली चीज़ें क्या होती हैं, 1925 के दौरान जब ये रज़ा शाह के तहत ये सारी चीज़ें हुई, तो रज़ा शाह तेज़ी से वो करने लगा जो वेस्टर्न इंटरेस्ट ने उसे करने को कहा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसे करने को कहा। वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न सिस्टम, इन चीज़ों को लागू करना, वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, हिजाब पहनने से लोगों को मना करना, इस्लाम की थ्योरीज़ को वायलेट करना। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर चीज़ें चलती चली गई। समय बदला, 1951 में खेल बदल गया। वो उस समय की 1906 के संविधान के मुताबिक जो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रॉमिस किया था, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, वो एक समय के बाद प्रोडक्टिव हुई और चुनाव के तहत देश को पहला चुना हुआ प्रधानमंत्री मिला। 1951 में प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसादेक। ये बहुत बहुत बड़ा नाम है ईरान के इतिहास में। ये क्या हो रहा है भाई? बाहर से आ रही है ना। बाहरी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं, हम भीतर से खुद को सुदृढ़ करेंगे। मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। विश्व में किसी भी देश में चुने हुए पहले प्रधानमंत्री जिसे अमेरिका ने गद्दी से उतरवा दिया, ये इसलिए मशहूर हैं। मोहम्मद मोसादेक क्या करते हैं? मोहम्मद मोसादेक ने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी कंपनी है? कहते सर ये एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी है। कहते किसके देश के रिसोर्सेज हैं? कहते ईरान के। कहते कौन निकाल रहा है? कहते एंग्लो ब्रिटिशर्स। सारे एम्प्लॉय उनके, सारी सर्विसेज उनकी और सारा बेनिफिट उनका। देश को क्या मिल रहा है? देश गरीबी में डूब रहा है, ईरानियन सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच, ये क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? उन्होंने 1952 में नेशनलाइज कर दिया। उनका टारगेट ही ये था कि मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालूंगा और हमारे रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल होगा। तो उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। जब उन्होंने नेशनलाइज कर लिया तो ब्रिटेन को बर्दाश्त हुआ ही नहीं। कहता ये हो क्या गया, ये कैसे नेशनलाइज कर दिया इसने? और अल्टीमेटली ब्रिटेन ने यूएस को साथ लेकर के 1953 में मोहम्मद मोसादेक को गद्दी से उतरवा करके मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को गद्दी पर फिर से बैठाया। आई बात समझ में? ये है सबसे बड़ा कू जो ब्रिटेन और अमेरिका ने कराया है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हाथ से जाते लगे, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। थ्रेट परसेप्शन इनको ये था कि ये रशिया के साथ मिल जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट, क्योंकि नेशनलाइजेशन से डर लगता है इन्हें, और वही होने लगा था। क्योंकि उस समय में पूरी दुनिया में धाक थी रशिया की, क्योंकि रशिया ने दिखाया था नेशनलाइजेशन के दम पे। क्यों? क्योंकि 1929-30 के इकोनॉमिक डिप्रेशन से जहाँ पूरा यूरोप तबाह हुआ और अमेरिका तबाह हुआ, ऐसे में अगर कोई फ्लरिश कर रहा था तो वो रशिया था, यानी कि यूएसएसआर। और ये सब ने देख लिया था उस समय में,
और ऐसे में वही आग नीचे की तरफ फैल रही, क्योंकि सेंट्रल एशिया तो अब यूएसएसआर का ही पार्ट था, वही चीज़ नीचे की तरफ आ रही है, ये बर्दाश्त नहीं था इनको। और अल्टीमेटली जैसे ही मोहम्मद मोसादेक ने ये किया, इन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया और यही मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी फिर से एक्टिव रूलर बना दिए गए। इस मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने अल्टीमेटली 1979 तक शासन किया और इस दौरान जम करके वेस्टर्न कंसेप्ट्स, वेस्टर्न थॉट्स, हिजाब सिस्टम जो औरतें वेल पहनती हैं, सारा बैन, बहुत से ऐसी चीज़ें आई जो शिया कंसेप्ट और शिया आइडेंटिटी को हार्म करती थी। ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, स्पेशली शिया फैक्शन के। और इसलिए कहते हैं कि 1979 में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की इस अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी सरकार को और शासन को उखाड़ फेंका है उन लोगों ने जिनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए ये इस्लामिक रेवोल्यूशन था, जिसे आप ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये हुआ 1979 अप्रैल में। आई बात समझ में? ये सारी कहानी क्लियर? 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन करने वाला हीरो कौन था, वो पर्सन कौन था? अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी। अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी कौन है ये पर्सन? देखिए, एक बात हमेशा से याद रखिएगा, क्योंकि ईरान में शाहों का शासन था और ये शिया मुल्क है, ऐसे में शुरू से ही राजनीति में धर्म का इंटरफेरेंस था। उलेमा वर्ग यानी कि द मुस्लिम क्लर्जी, उलेमा सेक्शन हमेशा से स्ट्रांग था, नीतियों में हस्तक्षेप करता था। और वो उलेमा वर्ग स्ट्रांग रहा तब तक जब तक वेस्टर्न इम्पैक्ट नहीं दिखा। जब मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी की 1953 के बाद एक्टिव गवर्नमेंट एक्शन में आती है, जो कि कूप के बाद आई, तो ऐसे में उलेमा सेक्शन ने खुद को सप्रेस्ड फील किया और वो उलेमा सेक्शन ही इस्लामिक रेवोल्यूशन का जिम्मेदार है। ऐसे में 1934 से एक पर्सन बनना शुरू हो गया था, नाम है अयातुल्ला रुहुल्ला खोमेनी। ये स्ट्रांग होने लगे थे, मुस्लिम फैक्शन में इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी और 1979 में ये माने गए हैं जिन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन किया। ईरानियन रेवोल्यूशन के दौरान जो सबसे बड़ी घटना हुई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाया, वो ये है कि 52 अमेरिकन एम्बेसी के अंदर 444 डेज तक हॉस्टेजेस बना लिए। अब तक के इतिहास में अमेरिकन के साथ ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। इसी बात की टसल है जो अमेरिका को आज दिन तक जीने नहीं देती और कोई कारण ही नहीं है। मुद्दे की बात है कि 52 अमेरिकन को 444 दिन तक होस्टेज बनाया, छोड़ा तब जब पर्शिया ने चाहा। अमेरिका छुड़ा नहीं पा रहा था। है बात समझ में? और यही आधार बना 1980 की ईरान इराक वॉर का। और इराक वॉर करा करके अमेरिका ने ईरान को तबाह करना चाहा। यहाँ तक की कहानी समझ आई? यहाँ पर मैं आप कहानी को रोकता हूँ ताकि आपको और भी कहानियाँ समझ आ जाएं। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दूसरी कहानी क्या है? अमेरिका ये कहता रहा सारी ज़िंदगी और उसने 1979 से लेकर के अमृत अब तक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। कारण ये दिया जाता है कि ईरान कुछ ऐसी न्यूक्लियर एक्टिविटी कर रहा है जो विश्व के लिए ठीक नहीं। मैं सदा ही ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका को ऐसे सपने कौन से आते हैं कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMD, ईरान के पास कुछ ऐसी न्यूक्लियर साइट्स हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2003 के बाद कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिकवर हुए। सारा इराक रौंद डाला इन्होंने। मिलने होते तो मिल जाते, खुद भी प्लांट करके प्रूव कर देते कि ये देखिए मिल गया। मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान से इन्हें कुछ मिला है ऐसा चीज़ें। चलिए अब आपको चीज़ें समझाते हैं कि हुआ क्या। 1950 में अगर आज आपसे कोई पूछे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने शुरू कराया, 1950 अमेरिका की लैब्स, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के साइंटिस्ट, अमेरिका के पर्सनल्स और अमेरिका के यूरेनियम से 1950 में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। क्यों शुरू किया? जो सोवियत यूनियन करना चाहती थी, यानी कि जो USSR क्यूबा को बनाना चाहता था अमेरिका को टोन डाउन करने के लिए, वही एशिया में बनाना चाहता था ईरान को अमेरिका। इस पूरे रीजन में USSR को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में चलाना चाहता था अमेरिका, और अमेरिका उस समय ईरान को पपेट बनाना चाहता था, क्योंकि यही गतिविधियां, मिसाइल क्राइसिस क्यूबा का सब जानते हैं, ये कैरिबियन आइलैंड्स में ग्रेटर एंटीले आइलैंड्स का हिस्सा क्यूबा,
फ्रिडेल कास्ट्रो, मुझे नहीं लगता कोई उसे भूला होगा। और जो टी शर्ट्स आज लोग पहन के घूमते हैं जिस पे एक आदमी एक कैप पहन के रखता है, पता 90% को नहीं है कि वो कैस्ट्रो की फ़ोटो है। मुद्दे की बात ये वही क्यूबा है जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एपिसोड बहुत फेमस है, और ये सारी चीज़ें सोवियत यूनियन के साथ मिलकर चल रही थी। अमेरिका पे इसका डेटरेंस था। बराक ओबामा के टेन्योर तक क्यूबा के ऊपर एम्बार्गोज लगे रहे, यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन, और बराक ओबामा लंबे समय के बाद पहला राष्ट्रपति बना जो क्यूबा गया था। और यही एम्बार्गोज हैं जिसने क्यूबा को विकसित नहीं होने दिया। क्यूबा केवल सिगार और तंबाकू के कार्यक्रम तक ही सीमित रह गया, कुछ नहीं हो पाया, कुछ फिल्मों की शूटिंग, नथिंग एल्स। आज क्यूबा कहाँ खड़ा है आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ यहाँ रेप्लिकेट होना चाहती है। वहाँ पे सोवियत ने कर दिया था, यहाँ पे अमेरिका करना चाहता था। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों शुरू कराया हमें समझ आ गया। 1979 में जब रेवोल्यूशन हो गया, नेचुरल सी बात है अमेरिका अपनी लैब, साइंटिस्ट, यूरेनियम सब चीज़ें खींचेगा, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुका। लेकिन इस समय कुछ चीज़ें हुई, वो क्या हुई समझते हैं। फिर से थोड़ा पीछे आते हैं। 1917 में रेवोल्यूशन हो गया रशिया के अंदर, और इसे कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। 1917 जिसे आप बोल्शेविक भी कह देते हैं। 1917 के इस रेवोल्यूशन के बाद इस रेवोल्यूशन के हीरो व्लादिमीर लेनिन 1921 में यूएसएसआर बनाते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस यूएसएसआर में बहुत से देश जुड़ गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत से मुल्क, और एक यूनियन बनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की, यूएसएसआर। पहले लेनिन का दौर रहा, फिर स्टालिन का दौर आया। स्टालिन के दौर को रीन ऑफ टेरर भी कहते हैं। लंबे समय तक ये चलता रहा। अमेरिका के भरसक प्रयासों से यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ, टूट गया, और फिर से वापस से जन्म हुआ रशिया। बाकी मुल्क अलग हो गए, और जो मुल्क अलग हो गए वो आज कहलाते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। आइए समझ में। तो अब अल्टीमेटली रशिया जो वापस से 1991 में बना, उस रशिया ने अब अपना बैलेंस तो बनाना है ना पावर का, उसको आपने वीक किया है। तो 1991 से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा आगे बढ़ा, किसकी मदद से? रशिया। 1950 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसने चलाया? कितनी देर के लिए ब्रेक लगी 1979 से 1991 से दोबारा किसने चलाया? रशिया। और वो चल ही रहा था। क्या ये चीज़ बर्दाश्त होगी अमेरिका को? नॉट एट ऑल। तो कुल मिलाकर के ऐसा स्टेटमेंट आता है 2002 में। और आपको मैं आज एक बात बता दूं, बड़े स्तर पर दो मीडिया हाउसेस ऐसा प्रोपेगेंडा यूज़ किए हैं, यूरोपियंस और अमेरिकन्स ने। यूरोप के एंड पे BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, और अमेरिका के एंड पे CNN। सबसे पहले ये जहाँ पर कोई कांड करना होता है इन चैनलों को भेज देते हैं। ये लोग वहाँ जा कर के ऐसी खबरें बतानी शुरू करते हैं कि यहाँ पे भुखमरी है, गरीबी है, शासक तानाशाह हो गया है, यहाँ पर हथियार छुपा है, पता नहीं क्या क्या है। हमें सूत्र बताते हैं, हमें शक है। जब अमेरिका ये पूरा माहौल बनवा लेता है, फिर अमेरिका दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद जो जो काम करता है वो इसी तरह से दिखाता है कि वहाँ की जनता ही अपनी सत्ता के खिलाफ हो जाती है। दिखाता है कि अमेरिकन सिपाही लोगों को खाना दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और जो शासक है, जो रूलर है, वो टैंक उन पे चढ़वा रहा है, उन्हें मारना चाह रहा है। इसी के खिलाफ किसी ज़माने में अल जज़ीरा बना, ताकि CNN और BBC के द्वारा जो दिखाया जा रहा है कम से कम उसे काउंटर तो करें हम कि ये क्या दिखाते रहते हैं। तो ये प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविटी रही। तो 2002-3 में खबरें चली कि कुछ ऐसी साइट डिस्कवर हुई हैं ईरान में जहाँ पर बहुत ही एनरिच्ड यूरेनियम का काम चल रहा है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, HEU। ईरान का कुछ करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं किसका दौर था, ये जॉर्ज बुश का समय था। चलिए, ईरान को उसने थोड़े ठंडे बस्ते में डाला, कहता पहले इराक से निपटूं। तो 2003 में आप समझते हैं इराक इन्वेजन, सद्दाम हुसैन की तरफ हो गए, और लंबे समय तक वही चलते रहे, आज दिन तक वही चल रहे हैं। ईरान उस समय ठंडे बस्ते पे रहा। 2002-3 जब ये डिस्कवर कर लिया कि ईरान में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, तो अटैक तो नहीं किया, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी। चलती इकोनॉमिक सैंक्शन जो पहले से चल रही थी बढ़ा दी, चल रही हैं, चलती ही जा रही हैं। कब ख़त्म हुई? 2015 एक बॉडी निकल करके आई। बॉडी का नाम क्या है? P5+1। ये P5 क्या है भाई? ये परमानेंट 5 है। ये कौन है? विश्व स्तर पर एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं। जो टेम्परेरी हैं वो 2-2 साल के लिए रोटेशन में बनते हैं। भारत बन चुका है, फिर वापस नंबर आएगा।
भारत परमानेंट का मेंबर नहीं है। ऐसे में ये जो 5 हैं, एंग्लो अमेरिका से एक कंट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ यूएसए। यूरोप से 2 आते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। एशिया से 2 आते हैं, रशिया और चाइना। एक इन्होंने और पकड़ा अपने साथ, जर्मनी, तो इसलिए उसे +1 लिखा है। तो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना प्लस जर्मनी। बड़ी मेहनत और प्रयासों के साथ इन्होंने 2015 में यूरोप के ही एक मुल्क ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल वेना में इन्होंने संधि की, जिसे वेना कन्वेंशन कहते हैं। और कन्वेंशन के तहत इन्होंने ये शर्तें लगा दी ईरान के ऊपर कि आप 98% तो जितना अब तक अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कर चुके हैं, 98% डेमोलिश कर दो। कहता मैं कर देता हूँ। जो भी आपके सेंट्रीफ्यूज सिस्टम लगे हैं जिसमें बन रहा है और सारा 2/3 वो सारा ख़त्म करता हूँ। कहता मैं कर देता हूँ। 5 साल तक आपको हथियार नहीं मिलेंगे विश्व भर से और 8 साल तक मिसाइलें नहीं मिलेंगी। कहता ठीक है, कोई बात नहीं। और जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनको अनुमति दे दो कि आपकी न्यूक्लियर साइट पर आगे वो इंस्पेक्शन कर सके, देख सकें। कहता ठीक है, बदले में हम आपका क्रूड का सारा व्यापार खोल देते हैं। क्रूड बेचो, शिपिंग इंडस्ट्री बेचो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेचो, एंजॉय करो। कहते ठीक है। आप जानते हैं जिस दिन ये सैंक्शन हटाई गई उसके अगले दिन से अंतर क्या आया? प्रतिदिन 40 लाख बैरल क्रूड की बढ़ोतरी हुई। एवरी डे 40 लाख बैरल क्रूड की बढ़ोतरी हुई है। ईरान की इकॉनमी जो 3.3% जीडीपी चल रही थी वो 12% पे आई। ईरान के लोगों ने 2015 में सारे जश्न मनाए सड़कों पे, पूरी दुनिया ने इसका नज़ारा देखा था जब ये वेना कन्वेंशन साइन हुआ। ईरान फिर से पटरी पे आया 3 साल के लिए, लेकिन सारी चीज़ें बदल गई। ये बराक ओबामा का किया काम था, चीज़ें बदल गई। नवंबर 2018 में वापस से सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को यूनिलेटरली वेना कन्वेंशन से बाहर कर लिया। बाकी मुल्क वहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप बाहर आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय में क्या ऐलान किया कि मैं 6 महीने के लिए उन कंट्रीज़ को एक अनुमति दे रहा हूं जो बड़े लेवल पर निर्भर हैं ईरानियन क्रूड के ऊपर, कि उनको ये टारगेट दे रहा हूं कि 6 महीने के तहत उन्हें बाहर आना है। और जो अब मैं वर्ड यूज़ करने जा रहा हूं, ये वर्ड एज इट इज़ आपको यूज़ करना है क्योंकि स्टेटमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। वर्ड है सिग्निफिकेंट रिडक्शन एग्जम्पशन। सिग्निफिकेंट रिडक्शन एग्जम्पशन, इसे कहते हैं SRE, सिग्निफिकेंट रिडक्शन एग्जम्पशन। कितने देशों को दिया गया ये भी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएं। चलिए मैं देश देख लेता हूं। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तुर्की। इनको ये कहा कि 6 महीने के भीतर भीतर आप अपनी निर्भरता को ख़त्म कर लो। यहाँ से 6 महीने का हम आपको टाइम दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब तक ये नहीं हुआ था तो 2017-18 में भारत कुल कितना क्रूड आयात कर रहा था? 2.24 करोड़ टन हम इंपोर्ट कर रहे थे। और जैसे ही ये लागू हो जाता है हम 1 महीने के अंदर 1.50 करोड़ टन पे आए। और आज की डेट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम इंपोर्ट ही नहीं करते हैं ईरान से, क्रूड इंपोर्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई। और बाकी देशों ने भी अपनी निर्भरता ख़त्म कर दी ईरान पे। और ये 6 महीने की म्याद कब पूरी हो रही थी? अप्रैल-मई 2019 में। अप्रैल-मई 2019 में। और जून में ईरान को फिर वो करना था जो ईरान हर बार करता है। क्या करता है वो अभी बताएंगे। इतनी कहानी आपको समझ आई? ये एम्बार्गोज लगाए गए, ये सारा सिस्टम लगाया गया। चलिए अब कुछ चीज़ों और कुछ कहानियों को और किस्सों को, कंसेप्टों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने लंबे समय से एक कंट्री को 1980 से 2020 आने को है, 40 साल से आपने एक कंट्री को इकोनॉमिक सैंक्शन में रखा है। जानते हैं ईरान की करेंसी रियाल का हाल क्या है? अंदाज़ा लगाइए कि $1 कितने में आ जाता होगा। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो 60, 61, 62, 63 रुपये खर्च के $1 आ जाता है। ये कितने का आ जाता होगा? $1 लेने के लिए कितने रियाल खर्चने होते होंगे? 90,000 रियाल। ये वो समय है जैसा कभी 1930s में जर्मनी में सारी बग्गी रैंक की भरते थे जो उनकी करेंसी है, और फिर एक पैकेट ब्रेड का आता था। जिस देश की करेंसी का ये हाल हो रखा हो वो देश विकास कैसे कर सकता है? पॉवर्टी है, युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए 2019 का साल वो भी रहा जिस साल में लोगों ने अयातुल्ला अली ख़ोमेनी के ख़िलाफ़ सड़कों पे लोगों को देखा।
ये वो साल है जब लोग उसी की खिलाफत भी कर रहे हैं, सड़कों पे हैं कि ख़त्म करो इस एम्बार्गो को, संधि करो अमेरिका से। क्या कर रहे हो? तो आज मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को ख़त्म करके कहीं ना कहीं आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी की भी मदद की है। कैसे मदद की है? आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी इस बात से जूझ रहे थे कि वो जो लोग उनके खिलाफ़ हैं, उन्हीं के देश के, उन्हें कैसे संतुष्ट करें। अचानक से अब इस आक्रमण की वजह से सारा का सारा प्रोटेस्ट इमोशनल हो गया है। लोगों ने पॉवर्टी के ऊपर नेशनलिज्म कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नेशनलिज्म हो गया, लो पुअर पब्लिक सर्विसेज, करप्शन और लो वेजेस के ऊपर अब नेशनलिज्म का मुद्दा है। और सारे वही प्रोटेस्टर और सारे लोग दूर दराज हर कोने में, हर नुक्कड़ में एकदम से खड़े हो गए हैं आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी के कि बदला लो। देखिए कैसे दिशा बदल जाती है, सारी की सारी कहानी बदल गई। आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी को इसका ज़बरदस्त इमोशनल बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनकी राजनीति सुदृढ़ होगी। क्यों? क्योंकि अब अगर वो बदला ले लेते हैं, फिर उन्हें आगे कई सालों तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समय में दुनिया इस दौर से भी गुजर रही है जब आप अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के लिए इंटरनेशनल चीज़ों को इशू बना रहे हैं। आप सब जानते हैं पुलवामा के बाद क्या था, और आप सब जानते हैं कि ओबामा ने जब लादेन को मारा तो क्या आने वाले थे? चुनाव। आप सब जानते हैं कि नवंबर में क्या आने वाला है? अमेरिका में चुनाव। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जिनको वहाँ की कांग्रेस यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इम्पीच कर रखा है, उनके पास मॉरल अथॉरिटी क्या थी कि वो सेना को इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क के जनरल को मरवा दें? लेकिन इसका तोड़ उनके पास है। सारे काम टेक्निकली होते हैं। आई बात समझ में? इम्पीचमेंट अभी सीनेट में पेंडिंग है, और सीनेट में इम्पीच होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और सीनेट में क्योंकि मेजॉरिटी है इनकी, रिपब्लिकन्स की, इसलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अभी इम्पीचमेंट का सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन पास रिप्रेजेंटेटिव में हुआ है, सीनेट में पास नहीं हुआ है। और वहाँ पे सरकारें ही मजबूत तब बनती हैं जब सीनेट में आपकी मेजॉरिटी होती है। आई बात समझ में? चलिए, ये कहानी आपको समझ में आई। अब ऐसे में एक बेनिफिट तो इसका इन्हें भी मिल रहा है, किन्हें? आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी को भी मिल रहा है, क्योंकि अब नेशनलिज्म बड़ा होगा और बाकी चीज़ें पीछे होंगी। और आज मैं आपको एक बात बता दूं, जब सेना को जनता का समर्थन मिल जाए तो वो डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब जनता ये कह रही है कि हम भूखे मर जाएं, ईरान नक्शे से भी मर जाए, बदला चाहिए, और यही चाहता है एक नेता, समर्थन, फिर तो बदला होगा ही। आई बात समझ में? ये एक चीज़ हो गई। इसके दूसरे कंसेप्ट समझते। 1980 से आपने एक देश को टेक्नोलॉजी नहीं लेने दी, हथियार नहीं लेने दिए, कुछ नहीं लेने दिए। क्या करेगा वो देश? वो देश कोई ना कोई तरीका निकालेगा। ईरान के पास जो भी स्किल्स थे, उन स्किल्स को ईरान ने यूज़ किया, और ईरान अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी में 2 चीज़ों में माहिर माना जाता है। एक है मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्यों निकले डोनाल्ड ट्रंप बाहर। डोनाल्ड ट्रंप वेना कन्वेंशन से यूनिलेटरली अपनी इच्छा से ही बाहर इसलिए निकले क्योंकि पहला तो वो ये चाहते थे कि मुझे ये संदेह है कि जो भी इस ट्रीटी के तहत हम यूरेनियम दे रहे हैं ईरान को, ईरान उसका मिसयूज़ कर रहा है, और अभी भी उसका एनरिचमेंट का फेज़ चल रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और दूसरा, उसकी अंदरूनी इच्छा ये थी कि ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम भी वेना कन्वेंशन में कवर कर दो। क्यों? क्योंकि ईरान की जो मिसाइल्स हैं, आप कितने भी इंटरसेप्टर सिस्टम बना लें, लेकिन फुल्ली इंटरसेप्टर सिस्टम मिसाइल्स का कभी नहीं खड़ा हो सकता। वो जब चाहे चीज़ों को नक्शे से ख़त्म कर सकता है, इतनी मजबूत मिसाइल सिस्टम उसके पास है, और वो एक परसेप्टिबल थ्रेट अमेरिका के लिए बना हुआ है। ये एक बड़ी चीज़ है। तो उसके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, और दूसरा असिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। ये असिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये असिमेट्रिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी? ध्यान से समझिए। टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, टेक्निक्स क्या होता है? देखिए, आपको हथियार नहीं खड़े करने दिए गए, आपको तकनीक नहीं लेने दी गई, आपके पास वेपन्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे मुल्कों में वहाँ की सत्ता और वहाँ पर जो विदेशियों का दबिश है, जो इंटरफेरेंस है, उसको कमज़ोर कर देंगे। कैसे? ऐसा माना जाता है कि लेबनान की बात अगर करें तो लेबनान में खड़ा किया हिज़्बुल्लाह। ऐसा माना जाता है कि अगर बात हम गाज़ा की करें तो गाज़ा में खड़ा किया हमास, और अगर बात यमन की करें तो यमन में खड़ा किया होठी। यमन में होठी खड़े किए, गाज़ा यानी कि गाज़ा स्ट्रिप, द वेस्टर्न एरिया, द गाज़ा में खड़े किए हमास, और लेबनान में खड़े कर दिए हिज़्बुल्लाह। क्या मतलब है इस बात का? चलिए आपको अब समझाते हैं कि एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम क्या है। ध्यान से समझिए।
ईरान पर अमेरिका की ये इल्ज़ाम लगते हैं कि 1983 में लेबनान में जो अमेरिकी दूतावास यानी कि अमेरिकी कौंसलेट पर आक्रमण हुआ, ये हिजबुल्लाह ने किया और ये ईरान ने कराया था। अमेरिका ये कहता है कि सऊदी अरेबिया में 1996 में जो एयरफोर्स कम्प्लेक्स पर अटैक हुआ है, ये होठियों ने किया है और ये ईरान ने कराया है। अब अमेरिका ये सवाल पूछता है कि एक मुल्क, आप ये कहते हैं कि उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई वेपन नहीं, वो लेबनान में हमारे कौंसलेट को उड़ा सकता है, वो हमारे एयरफोर्स कम्प्लेक्स पे अटैक कर सकता है, तो वो तो बहुत ही डेडलीस्ट है हो रखा है इस समय। मतलब अमेरिका इसी बात से तंग है। वर्ल्ड की अगर हम आर्मीज़ की बात करें या एयरफोर्स या नेवी की, ये सिमेट्रिकल होती हैं। मतलब आपको पता होता है कि इस कंट्री के पास कितनी जल सेना है, कितनी थल सेना, कितनी वायु सेना, कौन से वेपन्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है, आप उसे आराम से ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो इसलिए परेशान है कि इसका कोई ट्रेस ही नहीं है, इसको कैसे तोड़ें, ये तो सब असिमेट्रिकल है, तो हम कॉम्बैट ऑपरेशन कैसे करेंगे। और ये ऐसा होता है कि आप इसी वजह से हीरो बने हैं कौन, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी सिर्फ उन देशों में जाते हैं, ना पैसा ना हथियार कोई लेके नहीं जाना, आप पकड़े ही नहीं जा सकते। आप कॉवर्ड रहते हैं, हमेशा अंडर कवर कॉप की तरह काम करते हैं। वहाँ के नदारद लोग जो सत्ता से हिले हुए हैं, जो उनसे रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है या एथनिक परसिक्यूशन है या कोई भी रीजंस हैं, आप उन्हें साथ जोड़ते हैं, धीरे धीरे अपना एक अच्छा बल बनाते हैं और फिर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, हथियार और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करके वहाँ पे एक ख़ास तरह का मिलिशिया खड़ा कर देते हैं और वो वहाँ की सरकारों को डिस्टेबलाइज करता है। ऐसे में सारा का सारा सिस्टम हमेशा ही कमज़ोर बना रहता है और आप मजबूत बने रहते हैं। इसी तरह का मिलिशिया सिस्टम है हिजबुल्लाह, इसी तरह का सिस्टम है होठी और इसी तरह का सिस्टम है हमास। हैरानी की बात यह है कि आज यमन का वेस्टर्न यमन सारा का सारा होठियों के कंट्रोल में है। ये बात आपको समझनी चाहिए। वेस्टर्न यमन उनके कंट्रोल में है सारा, आप ये मान सकते हैं। तो इस तरह से ये एसिमेट्रिक वारफेयर टेक्निक रचाने वाला जो इनका मेन खिलाड़ी था वो था कासिम सुलेमानी। तो कासिम सुलेमानी चुप रहा था, हमेशा अंडर कवर रहे, लेकिन 2013 से खुल करके आए। कैसे और क्यों खुल करके आए, चलिए इसके लिए फिर से कहानियाँ समझाते हैं आपको। फिर चलें वापस, चलिए वापस चलते हैं। जब तक वापस नहीं जाएंगे आगे नहीं आएंगे। जीवन में एक बात याद रखना, जो जितना पीछे और गहरा जाता है वो उतना आगे और ऊपर जाता है। दैट्स इट। जो पीछे और गहरा नहीं जाता वो आगे और ऊपर नहीं जाता, ये गारंटी करता हूँ मैं। चलिए अब चीज़ें समझाते हैं। ये ईरान है, ये इराक है और ये है इनका बॉर्डर। बॉर्डर कौन बनाती है? एक नदी, नदी का नाम है शत अल अरब। मैंने आपको बताया था शत अल अरब। ये शत अल अरब रिवर किसके द्वारा आती है? कॉन्फ्लुएंस से बनती है दो नदियाँ, टिग्रिस और यूफ्रेट। ऊपर से आती दो नदियाँ टिग्रिस और यूफ्रेट दोनों जुड़ती हैं, बनाती हैं शत अल अरब। अब हुआ क्या, शुरू से ही ईरान और इराक में वो लैंड को लेकर डिस्प्यूट था। 1979 में तो ये रेवोल्यूशन हो गया इस्लामिक, और उसके बाद ईरान को ऐसा लगता था कि शत अल अरब के उस तरफ का कुछ क्षेत्र मेरा है। ईरान अभी ऐसे मंसूबे बना ही रहा था, लेकिन इराक को लगने लगा कि ये तो असर्टिव टेंडेंसी है। ऐसे में अमेरिका इराक को फ़ोन करके कहता है क्या हुआ? कहता ईरान ऐसी बातें कर रहा है। कहता वो बातें कर रहा है तो हकीकत में कर दे, वो तेरे इलाके में आना चाहता तो घुस जा उसके इलाके में। इराक का ज़बरदस्त समर्थक था अमेरिका, दिन रात मोहब्बत होती थी सद्दाम हुसैन के साथ और बेहद प्यार करते थे। सद्दाम हुसैन का पुरजोर समर्थन करके घुसेड़ दिया ईरान के अंदर, और 1980 में शुरू हुई डेडलीस्ट वॉर, दैट इज़ ईरान इराक वॉर। 10 लाख ईरानी मारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं ये सबसे लंबी चलने वाली 1989 में ख़त्म हुई है। 1980 में युद्ध शुरू होता है, 1989 में ख़त्म होता है, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड रही है, एपिसोडिक, कभी पूरी तरह से ख़त्म हुई ही नहीं। आई बात समझ में? अभी ये ख़त्म हो करके हटा है तो सद्दाम हुसैन पे भी गाज पड़ गई। जॉर्ज बुश के पिता बड़े बुश, वो शुरू हो गए 1991-92 से। सद्दाम हुसैन कहता है ये मेरी तरफ किधर आ रहे हैं भैया, मुझसे क्या परेशानी? कहते नहीं, अब तुम भी सुप्रीम हो रहे हो। सुप्रीम कोई नहीं चाहिए। अमेरिका कभी किसी से दुश्मनी नहीं करेगा अगर आप कभी सुप्रीम ना बनना चाहें, बस उसे सुपर पावर बन के रहना है। आई बात समझ में? तो इसके तहत ईरान और डिवास्टेट किया गया। जब 1980 का ईरान इराक वॉर हो रहा था, सारा ब्लॉक अमेरिका ब्रिटेन के साथ था, सारी मुस्लिम देशों ने उनका साथ दे दिया। कारण क्या रहा? कारण इस्लाम में ढूंढना पड़ेगा। पूरे विश्व में अगर इस्लामियों की मुस्लिम्स की बात करें हम, तो दो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, दो फैक्शंस में हैं, शिया और सुन्नी, जिसमें सुन्नी 85 हैं, शिया सिर्फ 15% है। और ईरान शिया बहुलक देश है, यानी कि शिया मेजॉरिटी कंट्री है। और इराक कौन था? ये बहुत यूनिक चीज़ है। इराक में 60% शिया थे, लेकिन इराक में रूल कर रही थी माइनॉरिटी, वो थे 40% सुन्नी।
ये भी एक बड़ी बात थी। और हमेशा से ईरान चाहता था कि मैं एक शिया लॉबी बना लूँ, यानी कि ईरान एक शिया रिल्म बनाना चाहता था। शिया रिल्म यानी ईरान से एक्सटेंड करके इराक तक सारे शिया अपने साथ लेकर के रिल्म बनाए एक बड़ा सा, ये उनकी चाहत थी। और यहाँ से ईरान से इराक होते हुए यहाँ से